नमस्कार दोस्तों, आज है 18 अक्टूबर। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरों को। उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, आज धनतेरस है। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 12:18 पर शुरू होगी और 19 अक्टूबर दोपहर 1:51 तक चलेगी। इसलिए इस बार धनतेरस की पूजा 18 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। इस दिन भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और यमराज की पूजा का खास महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन कुछ नया खरीदने से घर में बरकत बढ़ती है। पूजा का शुभ समय शाम 7:15 से रात 8:19 तक रहेगा। इस दौरान माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करने से साल भर धन की वृद्धि होती है। खरीदारी का शुभ समय दोपहर 12:18 से अगले दिन सुबह 6:24 तक रहेगा। इस दौरान लोग सोना, चांदी या बर्तन कोई नया सामान खरीदते हैं। माना जाता है कि धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन धनवंतरी जयंती भी कहा जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई, दीप जलाना और दरवाजे पर रंगोली बनाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे मन से माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करता है तो उसके घर में पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली से ठीक पहले राज्य के 28 लाख कर्मचारियों और पैसेंजर को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की वृद्धि की जाएगी। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी और कर्मचारी को इसका बकाया भी दिया जाएगा। महंगाई भत्ता यानी डीए वह राशि होता है जो सरकार अपने कर्मचारी, पैसेंजर को बढ़ती महंगाई के असर से राहत देने के लिए वेतन में जोड़कर देती है। इस बढ़ोतरी के बाद अब उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को कुल 46% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसका सीधा फायदा राज्य के लगभग 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पैसेंजर्स को मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। त्योहारों के समय उन्हें कुछ अतिरिक्त राहत मिलेगी। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का वित्तीय भार राज्य के खजाने पर लगभग 2500 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। लेकिन सरकार का मानना है कि कर्मचारियों की खुशहाली राज्य की उत्पादकता और आर्थिक माहौल को और भी बेहतर बनाती है। इस फैसले से कर्मचारियों में काफी उत्साह देखी जा रही है। कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यह फैसला लंबे समय से रुका हुआ था। वहीं पैसेंजर्स ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह बढ़ोतरी उनके लिए बहुत जरूरी थी। पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचंदर सिंह भुल्लर को सीबीआई के रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि भुल्लर ने इस स्क्रैप डीलर से 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और सीबीआई ने ट्रैप लगाकर उन्हें चंडीगढ़ के सेक्टर 21 से रंगे हाथ पकड़ा है। इसके बाद सीबीआई ने उस मोहाली स्थित ऑफिस, चंडीगढ़ के सेक्टर 40 स्थित घर और अन्य ठिकानों पर छापामारी की है। छापेमारी में 5 करोड़ रुपए नगद, 1.5 किलो सोना और 22 महंगी गाड़ियाँ, 40 लीटर विदेशी शराब, लग्जरी कारों की चाबियां, हथियारे और अन्य कीमती सामान बरामद हुए। सीबीआई ने भुल्लर के बिचौलिए कृष्णो को भी गिरफ्तार किया है, जो स्क्रैप डीलर से हर महीने रिश्वत वसूलता था। दोनों ने पूछताछ में रिश्वत लेने की बात कबूल की है। सीबीआई ने शुक्रवार को दोनों को विशेष अदालत में पेश किया, जहां उन्हें रिमांड पर लिया गया है। दिल्ली में सर्दियों के मौसम में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए विंटर एक्शन प्लान 2025-26 लागू कर दिया गया है। इस योजना में 7 मुख्य विषय और 25 जरूरी फैसले लिए गए हैं, जिन पर 30 से अधिक सरकारी विभाग मिलकर काम करेंगे। सड़क, धूल और निर्माण स्थलों से निकलने वाली धुआं को कम करने के लिए मैकेनिकल रोड स्पीकर, स्प्रिंकल और एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जाएगा। बड़े निर्माण प्रोजेक्टों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा। वाहनों के धुएं और इंजन चालू रखने पर निगरानी बढ़ा दी गई है और प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पार्किंग शुल्क दोगुना होगा। उद्योगों और डीजल जनरेटर पर कड़ाई से नियंत्रण किया जाएगा और कचरा जलाने से रोकने के लिए 443 टीमों को तैनात किया गया है। पराली जलाने से रोकने के लिए खेतों में पूसा टिकपोजर का छिड़काव किया जाएगा। दीपावली पर केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति होगी और नागरिक शिकायतों के लिए ग्रीन दिल्ली ऐप से 96,000 से अधिक मामलों को हल किया जा चुका है। इसके अलावा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन बढ़ाए जाएंगे और क्लाउड सीडिंग का पायलट प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, ताकि प्रदूषण पर कड़ी नजर जा सके। अयोध्या में दीपोत्सव 2025 की तैयारियां जीरो पर है। राम की परी सहित 56 प्रमुख घाटियां पर 18 अक्टूबर तक 28 लाख दिए बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 32,000 वॉलंटियरों को तैनात किया गया है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के परिसर से गुरुवार को वॉलंटियरों को बसों के माध्यम से घाटों पर भेजा जाएगा। दीपोत्सव के दिन 19 अक्टूबर को इन दियों में तेल और बाती डाली जाएगी और निर्धारित समय पर दीप जला दिए जाएंगे। इस वर्ष के दीपोत्सव में 26,11,101 दीप जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना है। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार के अनुसार राम पथ और भक्ति पथ और अन्य प्रमुख मार्गों की रेलिंग फूलों की मालाओं से सजाई जाएगी, जिससे अयोध्या की शोभा और बढ़ेगी। स्वच्छता के लिए 1500 सफाई कर्मियों की टीम दिन रात काम कर रही है। इस बार 22 झांकियां बनाई जा रही है, जिनमें से 15 सरकारी योजना और 7 रामायण के प्रसंगों पर आधारित होगी।
पाकिस्तान को भारत को बढ़ता खतरा चिंता का विषय बन गया है। पाकिस्तान की सेना प्रमुख असीम मुनीर ने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया और वहां से भारत को धमकी दी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सरक्रिक क्षेत्र में अपना सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है और जामनगर स्थित विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमले की धमकी दी है। इससे भारत को सतर्क रहना होगा। भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का उत्तर ऐसा दिया जाएगा कि इतिहास और भूगोल दोनों भूल जाएंगे। सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी यह चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ने आतंकवादी का समर्थन करना नहीं छोड़ा तो भारत अगली बार वैसा संयम दिखाएगा जैसा उसने ऑपरेशन सिंदूर के समय दिखाया था। भारत की ओर से यह बयान पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य गतिविधियों और आतंकवादियों को लेकर गंभीर चिंता को दर्शाते हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख के अमेरिका दौरे और वहां से मिली विशेष अवभागत से यह संकेत मिलता है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इससे भारत को अपनी सुरक्षा रणनीति पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। दिल्ली के सराफा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखी गई है। सोना में 200 रुपया सस्ता होकर 1,31,600 रुपया प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले बुधवार को यह 1,31,800 रुपया प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर था। वहीं चांदी की कीमतों में 8,300 रुपये की भारी गिरावट आई है। अब यह 1,82,000 रुपये प्रति किलो पर आ गई है, जबकि मंगलवार को यह 1,90,000 प्रति किलोग्राम तक पहुँच गई थी। हालांकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX और इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA पर सोने की कीमतों में उछाल देखा गया है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमत मजबूत हुई है, जिससे निवेशक सुरक्षित विकल्पों में निवेश कर रहे हैं। भारत की वायुसेना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय वायुसेना आज दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना बन गई है और चीन को पीछा छोड़ दिया है। इससे पहले भारत चौथे नंबर पर था। इस रैंक में अमेरिका पहले नंबर पर है और रूस दूसरे नंबर पर। चीन के पास विमान संख्या ज्यादा हो सकता है, लेकिन भारतीय वायुसेना की तकनीक, प्रशिक्षण और मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने की क्षमता उसे और मजबूत बनाती है। इसका उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर में देखा जा सकता है, जहां वायुसेना ने बड़ी सफलता हासिल की थी। WDMMA की रैंकिंग में ट्रू वैल्यू रेटिंग यानी TVR का इस्तेमाल होता है, जो सिर्फ विमानों की संख्या नहीं बल्कि उनके तकनीकी क्षमता, प्रशिक्षण और संचालन की गुणवत्ता को भी देखता है। इससे भारत को TVR 69.44 है, जबकि चीन की 63.85 है। यह सफलता भारतीय वायुसेना के लगातार मेहनत और लगन का नतीजा है। इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार करने के लिए पटना पहुंच रहे हैं। वे 3 दिनों तक बिहार में रहकर NDA उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे और पटना के होटल मौर्या में उनके समर्थक ने उनका जोरदार स्वागत किया है। अमित शाह के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद हैं। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा है कि NDA बिहार में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया है। और देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा का चुनाव प्रचार करने का हिस्सा लेने आ रहे हैं। 16 अक्टूबर 2025 को उन्होंने बिहार में 2 रैलियों को संबोधित किया है। पहली सभा पटना के दानापुर विधानसभा क्षेत्र में हुई है, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राम कृपालू यादव के पक्ष में वोट मांगे। दूसरी सभा सहरसा में हुई, जहाँ डॉक्टर आलोक रंजन के लिए प्रचार किया। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में भाजपा की विकास और हिंदुत्व की नीति का जिक्र किया। उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया है कि वे चुनावी प्रतिक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर भी चर्चा किया और कहा है कि NDA ही राज्य में सुरक्षा और सुधार में सुनिश्चित कर सकती है। मुख्यमंत्री ने आगामी चुनाव में 20 से अधिक रैलियां करने की योजना बनाई है और इन रैलियों में बड़ी संख्या में लोग शामिल होने की उम्मीद है। इससे भाजपा को चुनाव में समर्थन बढ़ाने में मदद मिलेगी। नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र में आज सुबह 16 अक्टूबर 2025 को 4.9 तीव्रता से भूकंप आया। नेशनल भूकंप मॉनिटरिंग सेंटर के अनुसार यह भूकंप दोपहर 1:08 बजे यानी बजहंग जिले के दंतोला क्षेत्र में आया। भूकंप के झटके बाजुरे, बतौड़ी और दारचूला जिले में महसूस किया गया। हालांकि प्रारंभिक रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का नुकसान या जनहिता की सूचना नहीं मिली है। नेपाल भूकंपीय क्षेत्र में अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र में स्थित है, जिससे यहाँ समय समय पर भूकंप आते रहते हैं। हालांकि इस बार के भूकंप में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 14 अक्टूबर 2025 को हंगरी के खिलाफ खेले गए वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में 2 गोले करके एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पहला गोले उन्होंने 22वें मिनट में किया, जिससे उन्होंने वर्ल्ड कप का क्वालिफायर में 40 गोले पूरे किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ग्वाटेमाला के पूर्व खिलाड़ी कार्लोस रोहिज को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 39 गोले थे। दूसरा गोल रोनाल्डो ने पहले हाफ के इंजरी टाइम में किया, जिससे उनका कुल गोलों की संख्या 41 हो गई है। इस मैच के बाद रोनाल्डो के नाम अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में
सर्वाधिक 143 गोल दर्ज हो चुके हैं, जो पुरुष फुटबॉल में एक विश्व रिकॉर्ड है। हालांकि मैच के अंतिम समय में हंगरी के डोबोनुक सोबोसलाई ने गोल करके मैच को 2-2 से ड्रा करा दिया, लेकिन रोनाल्डो ने इस उपलब्धि ने पुर्तगाल के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। नैनीताल में आवारा कुत्तों और बंदरों के बाद अब चूहों का संकट भी बढ़ गया है। पिछले 10 महीनों में चूहों ने 41 लोगों को काट लिया है। चूहे बिल बनाकर जमीन के अंदर खोखला कर रहे हैं, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते इस समस्या पर काबू नहीं पाया गया तो बुखार, एलर्जी, रेबीज जैसी बीमारियां और प्लेग जैसी महामारी फैलने की संभावना है। शहर में कचरे का सही प्रबंधन न होने और जलवायु परिवर्तन के कारण चूहों की संख्या बढ़ रही है। काटे जाने पर टिटनेस और एंटी रेबीज टीके दिए जाते हैं, क्योंकि काटे गए स्थान पर तेज बुखार और एलर्जी जैसी लक्षण दिख सकते हैं। चिड़ियाघर के चिकित्सक डॉक्टर हिमांशु का कहना है कि चूहों की आबादी बढ़ने का कारण 2 अलग-अलग प्रजातियों के चूहों का क्रॉस होना भी हो सकता है। नैनीताल में इस समस्या को गंभीरता से लेने की जरूरत है, वरना भूस्खलन और बीमारी फैलने का खतरा बना रहेगा। अमेरिका ने अगस्त 2025 में भारत से आने वाले सामानों पर 50% तक टैक्स लगा दिया। इसके कारण भारत का अमेरिका को निर्यात बहुत घट गया। मई 2025 में भारत ने अमेरिका को 8.8 अरब डॉलर का सामान भेजा था, जो सितंबर 2025 में घटकर 5.5 अरब डॉलर रह गया। मतलब करीब 37% की कमी हुई है। सबसे ज्यादा गिरावट उन सामानों में आई है जो कपड़ा, गहने, रसायन और मशीनों के काम के लिए आते हैं। अब व्यापारी यूरोप की ओर रुख कर रहे हैं और अमेरिका के लिए छूट भी दे रहे हैं। इसके साथ ही UAE और चीन के साथ व्यापार भी बढ़ाया जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच फिर से व्यापार की बातचीत शुरू हो गई है। भारत ने अमेरिका से ऊर्जा और रक्षा उपकरण भी खरीदने का प्रस्ताव रखा है। इस समय भारत के लिए जरूरी है कि वह अपने निर्यात को अलग अलग देशों में फैलाएं और सिर्फ अमेरिका पर निर्भर न रहें। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना आपको कौन सा खबर सबसे ज्यादा पसंद आया।